हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमने देखा ओरल पिल्स, जिसमें कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, वंस अ मंथ पिल और पोस्ट कोइटल पिल। ये पिल्स हमने देखे। उसके बाद हमने डेपोट फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया था। डेपोट फॉर्मुलेशन में फर्स्ट था इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल हार्मोनल डिपॉट फॉर्मुलेशंस, जिसमें हमने देखा गवर्नमेंट सप्लाई में जो प्रोवाइड किया जाता है दैट वाज अंतरा। उसके फिर हमने मोड ऑफ एक्शन देखा और उसके एडवर्स इफेक्ट्स। और तो आज हम देखने वाले हैं सबडर्मल इम्प्लांट्स, जो कि डिपॉट फॉर्मुलेशन का एक टाइप है। सबडर्मल इम्प्लांट्स में नॉर प्लांट्स भी उसे कहते हैं। सो व्हाट इज दिस? It is a 6 silicone rubber capsule containing 35 mg each of levonorgestrel। 6 इलास्टिक्स इस तरह की रिंग होती है, रबर कैप्सूल्स होते हैं नॉर प्लांट में, जिसमें 35 mg लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है। These capsules are implanted beneath the skin of forearm and upper arm। फोरआर्म और अपर आर्म में इसको सबडर्मली इम्प्लांट किया जाता है। इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन इज प्रोवाइडेड फॉर ओवर 5 years। तो 5 साल तक ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉपुलर इन इंडिया, इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज़ यूज्ड। एडवांटेजेस, इट इज़ रिवर्सिबल ऑन रिमूवल ऑफ कैप्सूल्स। तो यही इसका एडवांटेज है, रिवर्सिबल है। बट डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स सर्जिकल प्रोसीजर टू इंसर्ट और रिमूव द इम्प्लांट। सर्जिकल प्रोसीजर से ही इसको इम्प्लांट करना पड़ता है। एंड देयर आर चांसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज ऑल्सो, कि जब इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो नेक्स्ट है vaginal rings, that is also a depot formulation. A depot in the form of vaginal ring is provided in this depot formulation. Vaginal ring contains levonorgestrel, have been found to be effective. A hormone is slowly absorbed through the vaginal mucosa and the ring is worn in the vagina for 3 weeks of the cycle and removed for the fourth। इस तरह का ये रिंग होता है जिसको सर्विक्स के पास फिट किया जाता है और मेंसेस के जो 3 weeks होते हैं तब तक ही इसको उस जगह पे प्लेस किया जाता है। उसके बाद जो ब्लीडिंग फेज होती है, लास्ट फेज, उस 4th week में इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो दैट इज हाउ इट इज यूज्ड, दैट इज द रेजिमेन ऑफ वैजाइनल रिंग। तो इस तरह से वैजाइनल रिंग का यूज किया जाता है फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव एज ए डेपोट फॉर्मुलेशन। तो यहाँ तक हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स खत्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड। अगर इन केस फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसकी वजह से एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज अगर होती है, पीरियड मिस्ड हो जाते हैं, तो उस केसेस में पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। दीज आर पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। सो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में क्या किया जाता है कि अगर पीरियड मिस होता है और उस मिस्ड पीरियड के 6 to 14 days के अंदर अगर उनको डाउट होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, देन दिस कपल कम्स टू द हॉस्पिटल, देन दिस ट्रीटमेंट पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड इज यूज्ड फॉर देम। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। इसमें क्या किया जाता है, सर्वाइकल डायलेशन किया जाता है नलीपैरा में। अगर नलीपैरस है फीमेल तो उसमें सर्विक्स को डायलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज मल्टीपैरा में ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्या किया जाता है, एस्पिरेशन ऑफ यूटेराइन कंटेंट्स। अगर कोई यूटेराइन कंटेंट्स है तो 6 to 14 days के अंदर, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इसको विदाउट प्रेगनेंसी टेस्ट किए बिना भी ये ट्रीटमेंट की जाती है। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन की यूटेराइन कंटेंट को एस्पिरेशन किया जाता है, बट इट हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस लाइक अर्ली एंड लेट
Early complications includes the uterine perforation and trauma. These chances are more. So uterine contents का aspiration करते वक्त there are more chances of uterine perforation because immature fertilized content may be there, which may be thin, and in that case the chances of trauma and uterine perforation are maximum there. लेट कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या हो सकते हैं कि ये प्रोसीजर करने के बाद जो है यूटेरस पे ट्रॉमा एक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके लेट कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, जिसमें एबॉर्शन टेंडेंसीज डेवलप हो जाती है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जो गर्भाशय है उस पर आघात होता है, आघात की वजह से वहाँ पे स्थानिक वात प्रकोप होता है, और ऐसे कंडीशंस में अगर फर्दर प्रेगनेंसीज भी रहती है तो वहाँ पे वात का प्राबल्य बढ़ा हुआ होने की वजह से और विकृत वात वहाँ होने की वजह से एबॉर्शन टेंडेंसीज उसमें ज़्यादा होती है। प्रीमेच्योर लेबर वही है कि लेबर प्रीमेच्योरली होता है, वो भी आप समझ सकते हो कि वात का काम क्या है, चलता, और मतलब क्या करेगा वो यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, जिसकी वजह से एक तो वहाँ पे वो यूटेराइन कंटेंट को रुकने ही नहीं देगा, अगर रुकता भी है तो उसको वो 9 मंथ्स कंप्लीट करने नहीं देगा। सो उसकी वजह से क्या है, प्रीमेच्योर लेबर या एबॉर्शन की टेंडेंसीज फीमेल में देखने को मिल सकती है। देन चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, अगेन अगर वहाँ पे स्थानिक दोष का दौर्बल्य है या फिर दुष्टि है, वात की दुष्टि है, तो वहाँ पे जो नेचुरल कंसेप्शंस है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, तो इन सब चीज़ों को आप अगर आयुर्वेद से कोरिलेट करें तो ये कम्प्लीटली वहाँ पे फिट होती है कि वात दुष्टि की वजह से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी उसमें रह सकती है और चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर ऐसी ट्रीटमेंट की हुई है, पोस्ट कंसेप्शनल कोई मेथड एमटीपी की हुई है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे आघात हुआ है, गर्भाशय में वात प्रकोप हुआ है, तो उस वात दोष को शमन करने के लिए एक बस्ती का कोर्स या अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती उस फीमेल को कंटिन्यूसली करवानी चाहिए, या ऐसे स्टडीज़ शायद हो भी चुके होंगे या होने चाहिए कि जो एमटीपी किए हुए फीमेल्स होते हैं, जैसे यूटेराइन कंटेंट एब्सॉर्ब किया हुआ है, तो 2 ग्रुप्स में उसको डिवाइड करके ऐसा किया जा सकता है कि वन ग्रुप ऑफ फीमेल्स जो है उसको एज इट इज़ रहने दिया जा सकता है, और अदर ग्रुप जो है उसको मात्रा बस्ती अनुवासन बस्ती का कोर्स करवाया जा सकता है, और ये स्टडी उसको फॉलोअप लेकर किया जा सकता है कि कितने फीमेल्स में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, जैसे कि इनफर्टिलिटी या फिर एबॉर्शन टेंडेंसीज, प्रीमेच्योर लेबर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। तो दोनों ग्रुप में मात्रा बस्ती या आयुर्वेद ट्रीटमेंट वालों को पेशेंट्स में कितने से पेशेंट्स देखने को मिले, ये एबनॉर्मलिटीज़ या फिर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले, और दूसरे ग्रुप में कितने, ये कंपेयर करके इस तरह का स्टडी भी किया जा सकता है। सो दिस इज पोस्ट कंसेप्शनल वन मेथड। सेकेंड इज मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, मतलब इन पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स का मेन मोटिव यही होता है कि यूटेराइन कंटेंट को बाहर निकालना है। तो पहले मेथड में उसको एब्सॉर्ब करके यूटेराइन कंटेंट्स को एस्पिरेट करके उसको निकाला हुआ है, और दूसरा है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, मतलब वहाँ पे इस मेथड में क्या होता है कि देर आर इंट्रायूटेराइन एप्लीकेशन ऑफ 1 to 5 मिलीग्राम्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सोल्यूशन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सोल्यूशन जो होता है वो इरिटेटिंग होता है और वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा देता है यूटेरस के। सो दैट इज़ द मोटिव for in application of prostaglandin. What does it do? It disturbs in normal progesterone prostaglandin balance, and it is always performed under sedation. ये जो प्रोसेस है इसको sedation के अंडर किया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इंसर्ट करने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बहुत ही सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दे आर फॉलोड बाय ब्लीडिंग फॉर 7 to 8 days, मतलब 7 से 8 दिन ब्लीडिंग फीमेल को वो होती रहती है। सो इस तरह से एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ एनी ड्रग हमने वहाँ से
यूटेराइन कंटेंट्स को बाहर निकाला, पहले प्रोसीजर में एस्पिरेट करके निकाला। एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलर मेथड दैट इज़ ओरल एबॉर्टिफिकेशन। ये जो मेथड है जो ये जनरली यूज़ की जाती है 9 वीक्स या उसके अंडर अगर प्रेगनेंसी है तो उसी में इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में दो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, मिफेप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोल। तो इन दो ड्रग्स को यूज़ करके ओरल एबॉर्शन किया जाता है। तो इसकी रेजिमेंट क्या होती है, मिफेप्रिस्टोन 200 mg कॉम्बिनेशन विथ मिजोप्रिस्टोल 200 माइक्रोग्राम्स, इट इज़ एम जी, मैंने गलती से लिखा है, इट शुड बी एम सी जी, 4 टैबलेट्स, मतलब 800 mcg मिजोप्रोस्टोल एंड 200 mg मिफेब्रिस्टोन। इट प्रोवाइड्स 95% सक्सेस इन टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। इसका टर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो मिफेप्रिस्टोन जो है 200 mg ओरली फर्स्ट डे में उसको ओरली देना है, फॉलोड बाय मिजोप्रोस्टोल 800 mcg वजाइनली इमीडिएटली और विद इन 6 to 8 आवर्स। दूसरा मिजोप्रोस्टोल ड्रग जो है जो 6 से 8 घंटे के बाद उसको वो 4 टैबलेट्स या तो वजाइनली रखी जाती है या फिर ऐसा भी किया जाता है कि 2 टैबलेट्स वजाइनली और 2 टैबलेट्स ओरली ली जाती है। वजाइना से उसको म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्सॉर्प्शन जल्दी होता है, यही पर्पस होता है वहाँ पे उसको ये करने का। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है और बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दैट इज़ एलर्जी हिस्ट्री, किसी किसी को एलर्जी हो सकती है इन ड्रग्स से। देन कन्फर्म और सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो हम यहाँ जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, तो कौन से कंडीशंस में इनको यूज़ नहीं करना है। तो कंफर्म और सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रीवियस हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर कुछ सस्पेक्शन है करंट प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक है। ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब फेलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी है तो उस केसेस में इसे यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है, तो इन ड्रग्स को लेने की वजह से जो है यूटरस में सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। अगर कंटेंट यूटरस में है तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ऐसे कंडीशन में फेलोपियन ट्यूब के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इसे यूज़ नहीं किया जाता। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर सस्पेक्ट होती है तो इसको यूज़ ना करना ही बेटर होता है। उसके बाद आईयूडी इन प्लेस, कि अगर फीमेल भूल गई है, आईयूडी इंसर्ट की हुई है और मिसप्लेस हो गई है, तो ऐसे कंडीशंस में भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो आईयूडी अगर वहीं पे है और प्रेगनेंसी रह गई है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये आईयूडी जो है ये यूट्रस को परफोरेट करके पेरिटोनियम में जाने के चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से जो है उसे यूज़ नहीं किया जाता ऐसे कंडीशंस में। देन अगर फीमेल को हीमेरेजिक डिसऑर्डर्स है या फिर वो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी यूज़ कर रही है, मतलब इकोस्प्रिन वगैरह जैसे मेडिसिन ले रही है, तो ऐसे कंडीशंस में भी ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इसे एडवाइस नहीं किया जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई फीमेल है जो एकदम रिमोट एरिया में रहती है जहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और उसने मेडिसिन ली और वो घर चली गई, इन केस वहाँ जाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके नियर बाय अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो उसकी मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ पहले कंफर्म करवा लेनी चाहिए कि उसके वो जहाँ रहती है उसके आसपास कोई हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं। अगर ना हो, वो बहुत रिमोट एरिया में रहती हो, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, इट शुड बी डन अंडर ऑब्जर्वेशन ओनली, अदरवाइज इट शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। देन पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स यहाँ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट जो मेथड्स है वो मिसलिनियस मेथड्स। मिसलिनियस मेथड्स में कौन से है, ये नॉन इन्वेजिव मेथड्स है जनरली। इसमें फर्स्ट है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब टोटल ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये एक इसका उपाय है प्रेगनेंसी का अवॉइड करने का, बट इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड। देन कोइटस इंटरप्टस।
So what is coital interruptus? That male withdraws before ejaculation and thereby tries to prevent deposition of semen into the vagina. So मेल ऑर्गन को वो इजैकुलेशन के पहले दैट ही शुड विड्रॉ before ejaculation to prevent the deposition of sperm into vagina. Then third method, which is the most important method in perspective of your examination also and practical purpose also, सेप पीरियड मेथड, जिसे रिदम पीरियड भी कह रिदम मेथड भी कहते हैं, ये जनरली यूज़ की जाती है काफ़ी कपल्स के द्वारा, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच सक्सेसफुल. तो क्या होती है देखते हैं. इट इज़ अ पीरियड व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स does not lead pregnancies because time of ovulation is escaped in the calculation of safe period. मतलब क्या है कि ओवुलेशन का जो पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड ओवुलेशन का पीरियड है, उसे एस्केप करके जो बचा हुआ पीरियड है उसमें पॉपुलेशन करना सेफ माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ओवुलेशन के चांसेस नहीं होते हैं, तो ये सेफली उस वक्त प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है. इट इज़ इम्प्रैक्टिकल मेथड विच कॉजेज एंग्जाइटी टू बोथ पार्टनर्स एंड इट्स फेल्योर रेट इज़ हाई. तो जैसा कि हमने अभी देखा कि ये भी एक इम्प्रैक्टिकल मेथड है, लेकिन यूज़ की जाती है. तो क्या होता है सेफ पीरियड. तो ये फीमेल की 26 टू 32 डेज़ की एक अप्रोक्सीमेट साइकिल कंसिडर की हुई है, जिसमें ओवुलेशन जो है इट इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम 12th टू 16th डे ऑफ ओवुलेशन. 14th डे जो है स्टैंडर्ड माना जाता है, उसका डेविएशन 12 और 16 इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है. और ये जो है हाई रिस्क पीरियड है 12 टू 16, लेकिन फिर भी हमें सेफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा और सेफ पीरियड कैलकुलेट करना होता है. वो कैसे किया जाता है, तो हमें इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो ओवुलेशन का टाइम, उसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म. कि जैसे अगर 12th डे को ओवुलेशन हुआ है और स्पर्म डिपॉजिट अगर 10th डे को हुआ है, तो वो 2 दिन वहाँ पे ज़िंदा रहेगा, और जिस दिन ओवुलेशन होगा उस दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो हमें ये 10th डे भी यहाँ से रूल आउट करना होगा कि 10th डे भी एक रिस्की डे है, क्योंकि लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज 2 days एंड लाइफ स्पैन ऑफ ओवम इज 1 day. मतलब ये 14th डे अगर हमने कंसिडर किया है, तो 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, अगर समझ लो वो 16 तारीख को ओवुलेशन हुआ, 2 दिन बाद डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडर करें, तो उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी 1 day. तो वो 17 तारीख 17वें दिन तक वहाँ पे लाइव रहेगा, और उसके बाद अगर डिपोजिशन होता है स्पर्म का तो ओवुलेशन के फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं. तो ये बाकी 2 दिन कैसे रूल आउट किए हैं ये अभी हमें समझना है. तो आप लोगों को 10th टू 17th तो समझ में आ गया होगा कि ये क्यों कंसिडर किए गए हैं. सो वेरिएशन ऑफ साइकिल्स, तो ये जो 2 से 3 दिन है, ये साइकिल्स के वेरिएशन की वजह से लिए जाते हैं. तो क्या होता है कि फीमेल की साइकिल को पहले मॉनिटर किया जाता है. अगर डॉक्टर को किसी फीमेल को ये मेथड प्रिस्क्राइब करनी है, तो उसकी स्टैंडर्ड मेथड क्या है, उस फीमेल को 6 months तक अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको नोट डाउन करके रखना होगा. नोट डाउन इन द सेंस कि उसकी मिनिमम साइकिल कितने दिन की थी और मैक्सिमम साइकिल कितने दिन की रही 6 महीने में, और उसका एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज से पता एस्टिमेट किया जाता है कि इसकी एवरेज ड्यूरेशन ऑफ साइकिल कितना होगा. लेकिन यहाँ कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम मेथड यूज़ की गई है, कि जो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है. कि अगर शॉर्टेस्ट साइकिल अगर कंसिडर की जाए, तो किसी भी फीमेल की शॉर्टेस्ट साइकिल 26 डे की होगी. उस 26 डेज से अगर 18, ये जो स्टैंडर्ड नंबर है, ये कैलकुलेट करके 2 नंबर फिक्स किए गए हैं.
टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेफ पीरियड। तो शॉर्टेस्ट साइकिल अगर फीमेल की है तो उसमें से 18 माइनस करने के बाद 8 रहता है, तो 8th डे जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट फर्टाइल डे। तो ये 18 नंबर कहाँ से आया, तो ये फिक्स्ड नंबर है, तो इसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 18 एंड 21 दीज आर फिक्स नंबर्स टू कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन। तो शॉर्ट साइकिल के लिए किसी फीमेल की अगर शॉर्ट साइकिल है तो 26 डेज से 18 माइनस करके फर्स्ट जो आंकड़ा फर्स्ट फर्टाइल डे जो रहता है वो है 18। और अगर उस फीमेल की मैक्सिमम साइकिल अगर कंसिडर की जाए, जनरल किसी भी फीमेल की मैक्सिमम लॉन्ग साइकिल 32 डेज की हो सकती है, तो उसमें से लास्ट फर्टाइल डे अगर हमें काउंट करना है तो हमें उसमें से 11 माइनस करना होगा, विच कम्स आउट टू बी 21। तो 21 डे, तो 8 से लेकर 21 जो है ये रिस्की डेज है, इनको अवॉइड करना है। तो इनको छोड़ के बाकी जो डेज है दीज आर द सेफ पीरियड। तो इस तरह से सेफ पीरियड को काउंट किया जाता है। तो अगर किसी फीमेल की स्टैंडर्ड साइकिल 28 डेज की है, तो उसमें अगर हमें फर्स्ट डे उसका काउंट करना है तो इसमें से -18 करने होंगे। अगर हमने समझ लीजिए 6 मंथ्स का एवरेज निकाला किसी फीमेल का और उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो निकल कर आ रही है 28 डेज की, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस फीमेल की स्टैंडर्ड साइकिल है 28 डेज की, तो उस 28 डेज की साइकिल के अकॉर्डिंग हमें अगर फर्स्ट फर्टाइल डे निकालना है तो 28 में से 18 निकाल दिया तो उड़ता है, बचता है 10। तो 10th डे उस फीमेल के लिए फर्स्ट फर्टाइल डे होगा, और उसके बाद लास्ट फर्टाइल डे क्या होगा, 28 माइनस 11 कितना होता है ये 17। तो 17th डे जो है उस फीमेल के लिए लास्ट डे होगा फर्टाइल पीरियड, तो उसके लिए ये छोटा हो जाएगा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन किया गया है 8 to 21, ये एवरेज छोटी और एवरेज बड़ी साइकिल कंसिडर करके सेफेस्ट पीरियड कैलकुलेट किया गया है। तो इसको ये जनरल है, और ये जो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया पर्टिकुलर है कि अगर किसी फीमेल की पर्टिकुलर परफेक्ट साइकिल 28 डेज की है तो उसके लिए 10 to 17 डेज जो है ये उसके लिए फर्टाइल पीरियड रहेगा। लेकिन किसी भी फीमेल की जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती है, तो उसी के लिए ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स कैलकुलेट किए गए हैं। तो इस तरह से आप लोग ये समझ सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द सेफ पीरियड। वाइवा में तो ये ज़रूर पूछा जाता है। देन नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेचुरल मेथड क्या है। Above two are can also be considered as natural methods because there is no any intervention in these methods, but special natural methods are mentioned in the book, like here the woman employs self recognition of certain physiological signs and symptoms associated with ovulation. Means here there are some signs and symptoms are identified of the ovulation. Means at the time of ovulation there are certain changes in the body of women, that signs and symptoms are here identified and used for family planning methods. So what are they? So for avoiding pregnancies couple abstain from sex during fertile period, तो वही है सेफ पीरियड से भी हमने फर्टाइल पीरियड को ही रूल आउट किया है, और यहाँ भी हमें वो फर्टाइल पीरियड ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहली मेथड इसमें है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ ओवुलेशन वुमेन इज ओवुलेटिंग वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर ओवुलेशन। तो जनरली जब ओवुलेशन होता है तो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। तो अगर इसको रूल आउट करना है तो सो आफ्टर द 3 days ऑफ ओवुलेशन, दैट इज इन सेक्रेटरी फ्रेज, द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सेफ। तो अगर फीमेल को आइडेंटिफाई हो जाए कि उसका
टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और ये ओवुलेशन हो चुका है, तो उसके 3 से 4 दिन वो एब्सटिनेंस रख सकते हैं, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करके हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में? इसके लिए डेली टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ता है फीमेल को। एक फिक्स टाइम पर उसको डेली टेम्परेचर मॉनिटर करना है, और उसमें जब राइज हो 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस का, तो उस वक्त उसे आइडेंटिफाई करना है कि ओवुलेशन हो गया है, और फिर उन्हें एब्सटिनेंस करना है। So that is this method. Then second, cervical mucus method or ovulation method. So at the time of ovulation, cervical mucus becomes watery, clear, smooth, slippery and profuse. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब ओवुलेशन फेज जब होती है, ओवुलेशन होता है, तो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वाटरी, क्लियर, स्मूथ, स्लिपरी एंड प्रोफ्यूज हो जाता है। दैट इज द साइन ऑफ ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन द म्यूकस थिकन्स एंड लेसन्स इन क्वांटिटी। और जनरल डेज में जो है म्यूकस जो है थिक और लेस क्वांटिटी में होता है। तो अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए पॉइंट, मतलब इन मेथड्स को जनरली कंबाइन किया जाता है, तो फीमेल आइडेंटिफाई कर ले कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसके साथ कन्फर्मेटरी साइंस जो है सर्वाइकल म्यूकस को देखकर आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो वहाँ पर उसके लिए एक कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए फीमेल का, तो वहाँ आइडेंटिफाई हो सकता है कि ओवुलेशन हो चुका है। देन symptothermic method, that is the combination of temperature and cervical mucus and calendar techniques। तो इन सब टेक्निक्स को अगर कंबाइन कर लिया जाए, तो ये नेचुरल मेथड और इफ़ेक्टिव भी हो सकती है, लेकिन उसको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, फीमेल बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन वाली होनी चाहिए। तो ये सारे सेफ पीरियड मेथड भी अगर समझा दिए, टेम्परेचर मेंटेन को करना है, उसके साथ सर्वाइकल म्यूकस ऑब्जर्व करना है, इन तीनों को कंबाइन करके वो सेफ पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर रिस्की पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So these are three methods are considered as natural family planning methods, as basal body temperature, cervical mucus and symptothermic method. Then again there is a natural method of family planning which is breastfeeding। तो मदर जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब क्या होता है कि लैक्टेजन प्रोलॉन्ग्स द पोस्टपार्टम अमेनोरिया एंड प्रोवाइड्स सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी। तो लैक्टोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, अमेनोरिया होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, 3 to 6 मंथ्स तक अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं। तो उस पीरियड में जो है एक नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फीमेल को प्रोवाइड होता है। हाउएवर द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द मंथ प्रीसीडिंग द रिजम्पशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कि मेंस्ट्रुएशन एक बार शुरू हो जाए उसी के बाद ही प्रेगनेंसी की रिस्क एग्जिस्ट होती है। Only to 20 to 50% of women menstruate during 6 months after childbirth and really need contraception। तो चाइल्ड बर्थ से 6 मंथ्स के अंदर सिर्फ 20 to 50% फीमेल्स को ही ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रासेप्शन की, वरना वहाँ पे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइडेड होता है। सो यहाँ तक फिर हमने देखा है कि जो सारी मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन की, उसके बाद कुछ नॉन हार्मोनल एक्टिंग पिल भी है जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक के लिए इतना सफिशिएंट है। नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और हार्मोनल मेथड्स हम फिनिश कर चुके हैं, तो बाकी आगे के जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो हियर विल स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।